देखो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। क्या किताब और जो ग्रेवयार्ड्स बना रहता है, बरियल्स प्रैक्टिसेस बताते थे ना। दैमाबाद का बरियल प्रैक्टिसेस, मेहरगढ़ का बरियल प्रैक्टिस है ना, जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग जो साइट थे वहाँ का बरियल प्रैक्टिसेस, तो सब कुछ ना कुछ कहते हैं। तो यही समझेंगे यहाँ पे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, सही बात है, वेदास। अब वेदास का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है वो नॉलेज जो गुरु से जनरेशन को पास हो रहा है और सुनने के क्रम से, यानी कि हम सुन रहे हैं, फिर हम शिष्य को बता रहे हैं, शिष्य फिर गुरु बन रहा है, वो अपने शिष्य को बता रहा है। यही गुरु शिष्य परंपरा है। अब वेद वही नॉलेज, यानी कि गुरु के फीट के सामने आके आप जो नॉलेज रिसीव किए हो वही वेदास है। समझ गए? तो यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखो, ऋग्वेद का सबसे पहले गठन हुआ था। यदि हम बात करें वैदिक एज का, तो वैदिक एज का पीरियड शुरू होता है 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक। और ये वेदास वाला भी जो एज है, यानी कि वैदिक जो एज है, उसको भी 2 कालखंड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले का जो कालखंड है उसको हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, और जिसको हम लूजली ऋग्वैदिक एज भी कह देते हैं। हम इसलिए ऋग्वैदिक एज कह रहे हैं, देखो ऋग्वैदिक एज यानी कि ऋग्वेदा, हम इसलिए ऋग्वैदिक एज कहते हैं क्योंकि उस समय का जो सबसे बड़ा इनोवेशन था वो ऋग्वेद का लिखना था। यानी कि इतना बड़ा रचना हुआ ऋग्वेद का कि वो वेद के नाम से ही हमने एक युग का नाम रखा है। मतलब इम्पोर्टेंस है, कहने का मतलब इम्पोर्टेंस है उसका। और आपका यदि वॉल्यूम देखोगे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद या जो भी आप सामवेद, अथर्ववेद, सबसे जो मोटा किताब है वो ऋग्वेद है। और उसमें बहुत कुछ बताया गया। यही ऋग्वेद है जिसमें बताया गया कि सरस्वती रिवर होता था। गंगा के बारे में 1 या 2 बार बताया है, समझे ना। हरुपिया शब्द बताया गया। और लोग अभी प्रेजेंट वाले जो हिस्टोरियन हैं बोलते हैं कि हरुपिया जो शब्द पक्का हड़प्पा वाला होगा, बट श्योरिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, जैसे कि मैंने कहा है 3500 ईयर्स अगो, यानी कि 1500 बीसी। अभी 2000, पीछे 1500 कर दो। तो ऋग्वेद में देखो क्या क्या है। ऋग्वेद में बहुत सारे, मोर देन 1000 हिम्स, बहुत सारे सुक्ता, वेल सेड, यानी कि जो लोग बोलते हैं ना, पंक्ति, 1000 से भी ज़्यादा पंक्ति है उसके अंदर, हिम्स आर इन अ प्रेज। और ये हिम्स क्यों बना है? गॉड और गॉडेसेस, उस समय के जो देवी देवता है उनको खुश करने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए। अभी भी देखो, हनुमान चालीसा उठा के देखोगे तो पवन पुत्र हनुमान, उनके बारे में किया गया कि नहीं किया गया है। और यदि हम ऋग्वेद का बात करेंगे, यानी कि अर्ली वैदिक एज का बात करेंगे, तो उस समय जो भगवान होते थे अभी के भगवान से बहुत अलग। उस समय होते थे इंद्र देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। और यही जो देवता है लेटर वैदिक एज में जाकर बदल जाता है। अब आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सीन पे आए नहीं थे, उससे पहले अग्नि देवता लोग थे। हमारा इंडियन हिस्ट्री ऐसा कहता है। देखो, तो दीज सेम समझ गए, ये कसीदे पढ़े जाते थे गॉड और गॉडेस को खुश करने के लिए। देखो उस समय जैसे लिखा गया है यहाँ पे, 3 गॉड्स बहुत प्रोमिनेंट थे। अर्ली वैदिक एज का बात कर रहा हूँ मैं। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, वॉरियर गॉड, यानी कि लड़ाई करने के लिए इंद्र का दिखाया था ना, धनुष रहता है ना हाथ में। और सोमा मतलब प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये सब और ये सब अग्निदेव है, इंद्र देवता, वायु देवता भी है, बट इसमें लिखा नहीं गया। और सोमा मतलब क्या कि सोमरस हुआ जाए। सोमरस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा मदिरा पान किया जाए। तो अभी भी चलता है ये चीज़। अभी देखते हो, उस दिन हम देख रहे थे वहाँ से अपने छत से, जब इंडिपेंडेंस डे का वो कर रहे थे, तो देख रहे थे कि बीच में है ना ताड़ी वाला गाछ। हम बोलते बताओ, आदमी उसको भी नहीं छोड़ा है, वहाँ पे भी चढ़ के ऊपर से मदिरा पान वाला चीज़ लेके आता है। पियो पियो पियो, लोटा लोटा भर के पियो। तो हमने तो हद कर दिया ना। तारी को लेके भी बात कि सूर्यास्त से पहले का तारी है कि सूर्यास्त का बाद का तारी है। और एक तारीख बैन है, एक तारीख लीगल है, तो कैसे पता चलेगा तुमको कौन सा लीगल है कौन सा अनलीगल है? ये दारूबंदी है हमारे स्टेट का। सोचो
कितना खुशी का बात है, देख रहे हो। दिस हिम्स, जैसे समझ में आ गया, ये हिम्स कौन कंपोज किए? सजेस्ट ऋषि मुनि। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट, विद्यार्थी को, अपने शिष्य को टॉट करते, पढ़ाते थे, समझाते थे कैसे रिसाइट करना है, कैसे मेमोराइज करना है। अभी भी बच्चे लोग, तुम लोग ब्राह्मण के घर में देखोगे तो छोटा छोटा बच्चा लोग है ना, कितना बढ़िया से श्लोक पढ़ लेता है, क्योंकि सिखाया जाता है, परंपरा है ये, है ना। ये परंपरा माता पिता देते हैं अपने बच्चे को, और यहाँ पे गुरु दे रहे हैं कि कैसे वो पढ़ना है, कैसे शब्द को उच्चारण करना है, कैसे सेंटेंस को करना है, कैसे बीट बाय बीट पढ़ना है, वो भी ग्रेटेस्ट केयर से, एकदम सावधानी से, क्योंकि थोड़ा सा भी फिसला तो फिर मंत्र कुछ और हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द हिम्स वेर कंपोज एंड टॉट लर्न बाई मैन, यानी कि ज़्यादा जो कंपोज किए थे वो पुरुष थे, और सिखाते भी थे, जो गुरु थे तो वो भी पुरुष ही थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि महिला नहीं थी, महिला भी थी, बिल्कुल थी। ए फ्यू वेयर कंपोज, देखो कुछ महिला ने भी कंपोज किया है इस तरह का हिम्स। ऋग्वेद जानते हो कि ओल्ड और वैदिक संस्कृत है। यदि हम इसका किसी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो संस्कृत में लिखा हुआ था, वो भी ओल्डर संस्कृत है, क्योंकि लैंग्वेज समय के साथ न्यूअर फॉर्म आएगा उसमें। जैसे हम बात करेंगे राजतरंगिणी का, कलहना का लिखा हुआ राजतरंगिणी जो कश्मीर के ऊपर लिखा है। पणिनि का अष्टधाई का बात करेंगे, जो पणिनि ने अष्टधाई लिखा है। पणिनि जानते हो तुम लोग, पणिनि इतना कोई विद्वान आदमी नहीं हुआ है संस्कृत का, सबसे विद्वान आदमी है संस्कृत का, जानकार है, और इतना खतरनाक संस्कृत का ग्रामर बना कर चला गया, लोग को समझ ही में नहीं आता है, बताओ, इतना जानकार आदमी। यानी कि अभी तुम लोग कहते तो विलियम शेक्सपियर या हमारे दिनकर साहब, और पणिनि उससे भी ऊपर लेवल का आदमी था, समझे, क्योंकि संस्कृत ऐसे वर्क पे काम किया। अभी देखते हो संस्कृत दुर्लभ हो गया, लोग को पता भी नहीं है। तो ऋग्वेद ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, जो कि डिफरेंट है अभी के संस्कृत में जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो शुरू का संस्कृत था। देखो, तो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस थोड़ा समझ ही लो ये भी। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। देखो दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत क्या कि यूरोपियन लोग को लगता था कि हम आर्यंस हैं, और हम लोग को खुद पता नहीं था कि हम आर्यंस हैं, क्योंकि आर्यन, ये लोग कहते हैं कि आर्यन बड़ा रेस होता है। तो संस्कृत और कुछ नहीं, इंडो यूरोपियन का ही एक हिस्सा है, और इसलिए संस्कृत का बहुत सारा शब्द तुमको इंग्लिश की डिक्शनरी में भी मिलता है। जैसे किसी भी आदमी को उठा दो तो बोलेगा कि भ्राता जो शब्द है उससे ब्रदर बना है, सर जो शब्द है उससे श्री बना है, या श्री से सर बना है, ऐसे दलील दिए जाते हैं। और ये दलील कोई गलत दलील नहीं है, हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो रूट है सेम रूट है, इंडो यूरोपियंस। सम इंडियन लैंग्वेज जैसे असमीज हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एंड एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन हो गया, मैनी यूरोपियंस लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ये जो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है, जहाँ पे संस्कृत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसी का ये सब मेंबर है, चाहे असमीज हो, चाहे हम इधर का बाहर का यूरोपियन पावर कहेंगे। दे आर कॉल्ड अ फैमिली, इसलिए फैमिली कहा जा रहा है क्योंकि जो वर्ड्स है वो कॉमन वर्ड्स है। जब कॉमन वर्ड होगा तो कहीं ना कहीं एंसेस्टर तो जुड़ा होगा, सही बात है कि नहीं है। आज जो पारसी का जो शब्द देखते हो, तो पारसी का शब्द कितना हिंदी से मिलता है, और हम जानते हैं कि उर्दू का उर्दू कैसे बना, उर्दू पारसी और हिंदी का कम्बिनेशन है। अमीर खुसरू का बहुत बड़ा रोल है, वही अमीर खुसरू जिसको सब कुछ आता था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। अमीर खुसरू इतना विद्वान कोई हुआ ही नहीं, इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं जितना बड़ा आर्टिस्ट तुम्हारा अमीर खुसरू था। तो लैंग्वेज का देखो, लैंग्वेज को ना हाई करने के लिए एक से एक महान लोग आए हैं। जैसे देखो कालिदास, देखो कालिदास ने क्या रचना नहीं किया। तो यहाँ पे देख लो, द टेक द वर्ड्स मात्र देखो संस्कृत, माँ हिंदी है, मदर देखो इंग्लिश है, कितना कॉमन लग रहा है तुम लोग को। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आर्यन वाला जो फैमिली है ना, उससे मिलता जुलता चीज़ है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कंट्री बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, और भी बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे नीचे देखो द्रविड़ा स्क्रिप्ट देख लो, वहाँ का एक भी वर्ड पकड़ में नहीं आएगा तुम लोग को एक भी वर्ड पकड़ में नहीं आएगा, सही बात है। साउथ इंडिया का पूरा द्रविड़ा स्क्रिप्ट है, तो वहाँ का तेलुगु है, मलयालम है ना, कन्नड़ है, वो समझ में नहीं आएगा तुमको। फॉर इंस्टेंस देखो, फिर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में जो टिबेटन बर्मन फैमिली है, उसका कोई लेना देना नहीं है इंडो यूरोपियन से, समझे ना।
जैसे तमिल है, देखो तमिल बोला जा रहा है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़न फैमिली से हैं। और लैंग्वेज जो झारखंड में और सेंट्रल इंडिया में बोला जाता है वो भी ऑस्ट्रो एसेटिक फैमिली है। क्या होता है ऑस्ट्रो एसेटिक? यानी कुछ कुछ तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से भी, कुछ कुछ तुम्हारा साउथ इंडिया से भी। ये ट्राइबल्स लोग नीचे से आए ऊपर, तो नीचे से ऊपर आएंगे तो अपना लैंग्वेज तो लेके आएंगे ही ना। और जैसे संथाली का बात कर ले, मुंडा का बात कर ले, उड़ाओं का बात कर ले, या फिर हमारे जो मुरमुर हैं उनके बात कर ले। हम लोग मुरमुर ट्राइब है, समझे, हमारे खुद फ्रेंड है मुरमुर ट्राइब है ये लोग। कॉलेज में खुद हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये सब, हमारा बेस्ट फ्रेंड। बताओ ऐसा ऐसा लोग सब था कि तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और पता नहीं, जात पात तो बात का चीज़ है ना, पहले तो दिमाग मिलना चाहिए। दिमाग मिल गया तो काहे का जात, काहे का रिलीजन, है ना। तो ये लोग गजब गजब चीज़ बताता था अपने उसके बारे में। बोलता था कि देखो मेरा द्रविड़ा है। उस समय द्रविड़ा थोड़ा बहुत समझ में आता था, अब जब पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो द्रविड़ा जो स्क्रिप्ट है वो भी डिफरेंट है। जैसे तुम लोग को पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लेफ्ट से राइट लिखते थे। जैसे उर्दू कैसे लिखा जाता है? ऐसे, इस तरह ना, इधर से। अब तुमको अभी लेटरल इन्वर्जन की वजह से कुछ और दिख रहा होगा, ऐसे वाला, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, द्रविड़ा भी डिफरेंट है, समझ गए ना। अब देखते हैं कि दिस द बुक्स यूज्ड वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। सही बात है, जो किताब है प्रिंटेड है, रिटन लिखा रहता है। बट जो ऋग्वेद लिखा था वो रिसाइड किया गया था और हर्ड किया, सुना गया था। ये रीड नहीं किया गया था, ये सुनाते थे। जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद का इजादी ऐसा हुआ है कि गुरु बोले शिष्य को, शिष्य बोले फिर अपने शिष्य को, इस तरह फैला गया है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर। बताओ, ये रिसाइड करने के बहुत बाद में हुआ, क्योंकि लगा लोगों को कि लिखना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे। तो कल्चर को लिखा जाता है ताकि रहे आपके साथ में, तो बहुत बाद में लिखा गया ये। आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन, यानी कि 200 ईयर्स अगो, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है रिटर्न किए हुए, यानी कि तब से ये केवल चल ही रहा था, रिसाइड ही हो रहा था। हाउ हिस्टोरियन, कैसे हिस्टोरियन ऋग्वेद को पढ़ते हैं तब? जैसे हिस्टोरियंस हो गए या फिर आर्कोलॉजिस्ट है, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स। पास्ट के बारे में तो जानते हैं किताब वगैरह पढ़ के, पर एट द सेम टाइम वो मटेरियल्स को भी सर्वे करवाते हैं, देखना चाहते हैं कार्बन डेटिंग कितना पुराना है, क्या है, लोग क्या यूज़ करते होंगे उस समय। एग्जामिन करते हैं रिटर्न सोर्सेज को और कंपेयर भी करते हैं कि चलो ऋग्वेद में लिखा गया है तो या उस टाइम में कोई कंटेम्प्रेरी और भी किताब है क्या, उस किताब पढ़ के फिर कंपेयर करना, उस हिसाब से ये लोग पता करते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडीज। चलो जानते हैं हम लोग कि ऋग्वेद कैसे पढ़े होंगे हमारे हिस्टोरियंस लोग। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग के फॉर्म में, डायलॉग कब होता है? जब बात संवाद होता है, तो डायलॉग फॉर्म में है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम, जहाँ पे एक डायलॉग है तुम्हारा, एक सेज मतलब ऋषि विश्वामित्र एंड 2 रिवर, यानी कि 2 रिवर और एक गुरु के बीच में वार्तालाप हो रहा है। ऐसा हो सकता है अभी हम निर्जीव व्यक्ति से बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा लिखने का अंदाज है, हम बोल सकते हैं कि ए सीट तुम काहे ऐसा बैठे हो, हमको काहे नहीं बैठा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हम उससे खुश नहीं है कि हमारा काम ही नहीं आ रहा है, तो ये भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है आदमी। तो रिवर से बात हो रहा है, तो रिवर से बात होगा। ये कौन सा रिवर है? देखो, ब्यास और सतलज। ये भी तुमको बहुत कुछ बता रहा है कि ब्यास और सतलज का है, दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि वही लोग जानते थे उस समय और वहीं पे सेटलमेंट था। इसलिए जो विश्वामित्र है, जो ऋषि है, वो इस रिवर से बात कर रहे हैं, जिसको ये देखो, जो कि एक गॉडेस के रूप में पूजा जाता है। अभी भी माँ गंगा कहते हैं, पिता गंगा नहीं कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं। अभी सुन के ही हम लोग बोलते पिता गंगा कैसे होगा, क्योंकि इतना वर्ण हम माँ गंगा सुन चुके हैं कि पिता तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें, आज यहाँ पे भारत माता की जय बोला जाता है और वहाँ पे यूके पापा की जय ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ाई चौकना, वहाँ पे नेशन स्टेट का जो रचना हुआ है वहाँ पे फादर के उस पे हुआ है और यहाँ पे मदर के हिसाब से हुआ है, समझे। अपना अपना देश का अपना अपना हिस्ट्री है, किसी तरह करो, बस लोग को समझ में आना चाहिए। तो ये देखो हमारा अच्छा संस्कृति है, हमने माँ को नहीं छोड़ा। हर जगह हमको माँ दिखता है, देखते हो ना, हर चीज़ में हम माँ डालते हैं। अच्छा है, पॉजिटिविटी है। देखो एक मनुस्क्रिप्ट पाया गया था ऋग्वेद के टाइम में, देखो कितना बढ़िया लिखा गया है ना। मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, जो कि बिरज बाग, इसके बारे में पता है, कश्मीर में पाया गया। बार के ऊपर बाग बताए थे ना, और टुकड़ी जो होता है जहाँ से गम वगैरह निकलता है, उसी को एक तैयार किया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था।
About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed text of the ऋग वेदा। यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 150 साल पहले, क्योंकि 150 साल पहले भी उतना तो था नहीं सब चीज़ व्यवस्था, तो वहाँ एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखा गया, और अर्लीस्ट ऋग्वेद का अर्लीस्ट टेक्स्ट है ये, उसमें लिखा गया था मोनोस्क्रिप्ट में। एंड इट इज़ अ नाउ प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी ऑफ पुणे। तो पुणे का जो लाइब्रेरी है वहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा गया था, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो देखो ये जो टॉपिक हुआ था विश्वामित्रा एंड द रिवर्स के बारे में, इसमें कुछ कुछ बताया गया कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनी काउज डैट लिक देयर काप्स। यानी कि ये बताया कि काउ रिवर को बोला कि आप आओ, हॉर्स की तरह नीचे आओ, हमको आशीर्वाद दो, क्योंकि रिवर इंपॉर्टेंट है ना ह्यूमन बींग के लिए, बिना रिवर का कुछ हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो इसमें देख लेना, बात संवाद है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है उतना। कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल मतलब जानते हो, कैटल में सभी आ जाएंगे, काउ सीप गोट सब आते हैं कैटल के अंदर। हॉर्सेस तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बिना हॉर्सेस का आर्यंस अधूरा है। यही लोग घोड़ा में चढ़ के, जैसे पुराना मूवी में दिखाता है ना, पुराना मूवी में डाकू का मतलब, इसमें मैं डाकू का कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पुराना मूवी में यदि हॉर्स नहीं रहता था तो कहाँ है क्या डाकू? एक हॉर्स चाहिए और एक आँख बंधा हुआ होना चाहिए, काला वाला रंग होना चाहिए, ठीक है, चाहे आँख क्यों ना सही हो उसका, तब वो छवि बनता था डाकू का। शोले मूवी सब देख लो ना तुम लोग, पुराना वाला। तो हम यदि हम वेद को देखेंगे, वैदिक एज में देखेंगे, तो बिना हॉर्स का पूरा हो ही नहीं सकता है चीज़, समझे? हॉर्स मेन है। अब क्यों हॉर्स चाहिए? स्विफ्ट मूवमेंट, बहुत क्विक मूवमेंट है उसका, और अब यदि आपको कंट्रोल करने आता है तो वार में तो हॉर्स से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है लड़ने के लिए। और उसका चैरियट्स तो बनेगा मूवमेंट के लिए। देखो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद। देखो कैटल के लिए भी प्रेयर्स लिखा गया है, चिल्ड्रन के लिए भी, स्पेशली सन के लिए। देखो ये बड़ा सवाल है, अब अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे है कि बेटा हो बेटा हो बेटा हो, है ना, तो ये कहा जाता है। उस समय भी ऐसा था, बट उस समय का व्यवस्था देखो कि बेटा तो कामना किया ही जाता था, मगर जब बेटी होती थी तो बेटी को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, और उसको भी एक धरोहर समझा जाता था। ये मैं शुरुआत का अर्ली वैदिक एज का बता रहा हूँ, जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक चला है। बट 1000 BC से लेके जो 500 BC तक चला है, उसमें मामला गड़बड़ हो गया। उसमें बेटी होने का मतलब है कर्स, अभिशाप माना जा रहा है। यानी कि सोसाइटी जो इतना प्रोग्रेसिव था वो बाद में जाकर रिग्रेसिव बन गया। तो पहले महिलाओं का स्थिति अच्छा था अर्ली वैदिक एज में। देखो तो प्रेयर किया जा रहा है कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए। क्यों कैटल के लिए? जिसके पास ज़्यादा गाय बकरी उकरी है वो सबसे ज़्यादा रईस। उस समय पैसा वाला व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, ट्राइबल लोग थे उस समय के। हॉर्सेस के लिए पूजा जा रहा है। हॉर्सेस देखो, हॉर्सेस से तुम चैरियट्स बनाओगे जो कि यूज़ किया जाएगा तुम्हारा बैटल्स लड़ने के लिए, एंड विच वेर फाउट टू कैप्चर बैट कैटल। और देखो हॉर्स का तुम वो बना लिया, कार्ड बना लिया, यानी कि व्हीकल्स बना लिया, बाद में तुम लड़ाई किया तो सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? कैटल। दूसरा कैटल जीत के आए, लेके आए, तो वही संपत्ति है। अभी लड़ाई करते हो तो क्या, किसी घर में जा कोई चोर पहुंचेगा तो पैसा के साथ जितना भी जेवर है वो भी खा जाएगा, क्योंकि जेवर क्या है? संपत्ति है। मोबाइल भी खा जाएगा, क्योंकि मोबाइल भी बिक जाता है, वो संपत्ति है। तो उस समय जो संपत्ति था, चोरी डकैती होता था या फिर अटैक होता था, तो कैटल को ही लिया जाता था। बैटल्स वेयर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, लैंड के लिए भी लड़ाई करते थे। बट लैंड का जो लड़ाई है ना वो बाद में हुआ है, ज़्यादातर लेटर वैदिक एज में हुआ है। अर्ली वैदिक एज में लैंड के लिए नहीं था। अर्ली वैदिक एज में यदि हम पूरा बात करें तो कैटल के लिए फाइट हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट। देखो लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बात के लिए भी, क्योंकि पैस्चर के लिए काम आएगा, ग्रेजिंग एरियाज के रूप में, और हार्डी क्रॉप्स वगैरह वहाँ पे वो किया जाएगा, जैसे बार्ली वगैरह सब वो कल्टीवेट किया जाएगा। सम बैटल्स वेयर फॉट फॉर वाटर, कई ऐसे भी बैटल हुए जो कि वाटर के लिए भी फाइट किया गया, और कई ऐसे भी बैटल हुआ जहाँ पीपल को भी कैप्चर करने के लिए हुआ है। अब तुम लोग सोचोगे पीपल को कैप्चर करने के लिए क्यों? अरे उसको दासू बनाया जाएगा। दासूस, उस समय वर्ड होता था दासस के लिए, दासूस, दास बनाने के लिए एक आया था ना वर्ड, बताया था, तुम लोग कभी पूछे भी होंगे हम, जो नॉन आर्यंस लोग हैं। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. जो भी वेल्थ, इसको बोलते हैं वार बूटी, जो भी वेल्थ वहाँ से कब्जा के लाया जाएगा लड़ाई करके, कुछ जो इन्फ्लुएंसर लोग होंगे, लीडर्स लोग, वो रख लेंगे, कुछ प्रिस्ट को दिया जाएगा। प्रिस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और प्रिस्ट इन्फ्लुएंसर
लोग है सोसाइटी के, उसको दिया जाएगा, कुछ पीपल में बांट लिया जाएगा। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, कुछ वेल्थ को यजनास के रूप में भी यूज़ किया जाएगा, उसका यजनास मतलब जो सेक्रीफाइस अब चल रहा है उसके लिए भी यूज़ होगा। इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, जहाँ पे फायर अल्टर्स वगैरह होता है, हवन कुंड लगता है। और ये हवन कुंड किस लिए लगता है? गॉड और गॉडेसेस को खुश करने के लिए। अब ऑफरिंग देखो क्या क्या चढ़ाया जाता है, घी, ग्रेन, कभी कभी एनिमल का भी बलि दिया जाता था उस समय। यही चीज़ से तो खुश नहीं थे बुद्ध लोग, तभी ना बुद्धि जमाया है। बुद्ध भगवान बिल्कुल खुश नहीं थे। क्या होता है बलि, क्या होता है, बिल्कुल साफ खिलाफ, इसलिए तो हम अहिंसा का बात करते थे बुद्ध। अब देखो घी का असर क्या है। यदि हिंदुइज्म का फिलॉसफी पढ़ोगे ना तो बाबू घी का बहुत इंपॉर्टेंस, अभी भी घी को बहुत पूजनीय माना जाता है हिंदुइज्म में। इसका रूट यहीं से है, अर्ली वैदिक एज से ही है। अभी भी बोलते हैं कि जब खाना खा रहा है, भात जूठा हो गया, खाना जूठा हो गया, तो बीच में घी नहीं मिलने वाला है, इसलिए पहले ही दबा के रख लो घी को, बीच में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि घी का मतलब है गॉड और गॉडेसेस के लिए चढ़ाने वाला चीज़ है, वो आप जूठा में आप नहीं डाल सकते हो। ये कन्वेंशन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है कि नहीं है? घर में ऐसा होता है ना, घी का दिया भी चढ़ाया, घी देखो भोज में होता है, घी का दिया भी होता है। क्यों? घी बहुत। अब पुराना देखो पहले क्या था, मोदी जी स्पीच देते हैं पार्लियामेंट से, या फिर हमारे जो पुराने जो भी आए थे फिलोसफी सब, तो उसमें एक फिलोसफी था। क्या फिलोसफी था नितेश? लोकायुक्ता का जो फिलोसफी था क्या था? खाओ पियो जियो, क्या पता कल हो ना हो, यानी कोई भगवान भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसमें भी था कि घी पियो मौज करो। अब घी पियो मौज करो, ये जो कहावत है तो अभी के लिए तो बड़ा रिडंडेंट लगता है, बोलता है घी पियो क्या, घी से बढ़िया तो कोल्ड ड्रिंक पियो, घी से बढ़िया तो पिज़्ज़ा खाओ। बट घी का कितना इम्पोर्टेंस है ये समझाने के लिए सब लिखा गया है ऑनलाइन, और घी का जो रिलेवेंस है तब से है और अभी तक सोसाइटी में कंटिन्यू है ये चीज़। ग्रेन्स चढ़ाए जाते थे, वही धान वगैरह सब। अभी भी देखो पूजा पाठ होता है तो गोबर लाया जाता है, धान लाया जाता है, बहुत तरह का। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वार्स, हाँ कई ज़्यादातर लोग ही जाते हैं, लड़के लोग ही जाते हैं लड़ाई करने के लिए। देर वॉज अ नो, कोई आर्मी तो नहीं था अर्ली वैदिक एज में, कोई स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं था जो आदमी हट्टा कट्टा है बोले जाओ लूट के लाओ कैटल को। बट देर वेर असेंबली, मगर गजब की बात है असेंबली था। असेंबली मतलब जहाँ पे सभा और समिति होगा, लोग आएंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस गांव के लिए, इस ट्राइबल के लिए क्या हित का काम है। तुम लोग को जान के थोड़ा सा वो होगा, मतलब अलग लगेगा कि उस सभा और समिति में महिला भी इक्वल पार्टिसिपेट होती थी अर्ली वैदिक एज में। तो सी द प्रोग्रेसिव थॉट ऑफ इंडियन सोसाइटी शुरुआत का। तो सभा और समिति भी होता था, देखो असेंबली भी होता था जहाँ पीपल बैठते थे, डिस्कस करते थे वार और पीस के बारे में। दोज ऑल्सो चूज लीडर्स हु आर ऑफन ब्रेव और स्किल, सही बात है। और वहाँ पे लीडर को डिसाइड किया था कौन नेतृत्व करेगा, और जो भी नेतृत्व करेगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। तो पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है तुम्हारा वेद सब में? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, सही बात है। देखो यहीं से बच्चे लोग कास्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होने वाला है। ये जातिवाद जो आज देखते हो, जो बहुत बड़ा समस्या बन चुका है 21वीं सदी में भी, ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। कब निकलेंगे? इंडिया कभी भी कास्टलेस सोसाइटी नहीं बन सकता है, जो कार्ल मार्क्स एक कल्पना किए थे, ऐसा नहीं बन सकते हम लोग, बड़ा मुश्किल है। जात पात का जो चीज़ है ना ब्लड में जाता है हम लोग का, चाहे कितना भी पढ़ ले हम लोग फिर भी रहेगा। तो देखो अब ये जात पात बनने वाला सिस्टम यहीं से बना है। तो क्या बोला जा रहा है कि पीपल जो करता है उस हिसाब से जात पात था, सही बात है ना। अभी भी तुम जात देखोगे, तुम लोग का भी अपना अपना कास्ट होगा, तो बोलेंगे ये कास्ट का हो, XYZ का हो क्या, तो बोलेगा अपना प्रोफेशन बताएगा, मगर वो प्रोफेशन छोड़ के पढ़ाई कर रहा है, ब्राह्मण बनना चाह रहा है तुम लोग। तो उस समय जो कास्ट है वो बाय प्रोफेशन था, और आपका कास्ट मोबिलिटी भी था, यानी कि एक ही घर में शूद्र भी रह सकते हैं, क्षत्रिय भी रह सकते हैं, ब्राह्मण भी रह सकते हैं, और वैश्यास भी रह सकते हैं, यानी कि बिजनेस क्लास वाले लोग भी रह सकते हैं। एक घर के अंदर संभव था। इसका मतलब जो प्रोफेशन में जाना है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बाद में क्या हुआ लेटर वैदिक एज में, यानी कि 1000 BC से लेकर 500 BC का जो ये 500 साल का जो चला है कालखंड चला, उसमें जिस जात में जन्मा है वही जात रहेगा तुम्हारा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहो,
चाहे खाता होगा कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण रहेगा तो। क्षत्रिय है, डरपोक है, कोई बात नहीं, क्षत्रिय है तुम, डरपोक है तो क्या दिक्कत, तुम क्षत्रिय है आप, बस हो गया, बताओ राजनीति शुरू। कोई भी ज्ञानी और त्यागी बन सकता है, हम भी ज्ञानी और त्यागी बन सकते, तो बन गए ब्राह्मण हम, है कि नहीं है। तो देखो दिक्कत था। तो बाद में क्या हुआ कि जो कास्ट मोबिलिटी जिसको बोला जाता है वो रुक गया, बस शुरू में है कास्ट मोबिलिटी। तो हम ये सभी जो भी फाइंडिंग्स है ऋग्वेद में ना, उससे हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत का जो था हमारा जो कार्य जो समय रहा है, कालखंड रहा है 1500 से लेके 1000 तक का, 500 साल का, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव था अपने आप में, अभी भी दिया दिखा सकता है ये प्रेजेंट सोसाइटी को। तो देखो क्या लिखा जा रहा है वहाँ पे, देखो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि ये सब के आधार पे हम पीपल को डिवाइड कर सकते हैं या पीपल के बारे में बता सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फॉर। ऋग्वेद में क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में बताया गया जो हम बताए हैं तुम लोग को। दैट 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप थे जो डिस्क्राइब किया गया अपने वर्क के ऊपर। एक प्रीस्ट है, कभी कभी उसको ब्राह्मण्स कह देते थे, जो रिचुअल्स परफॉर्म करता था, और जो राजास वगैरह थे, और एक था राजास। राज का मतलब क्या है, जो राज है, राजा। अब ये दोनों प्रीस्ट और राजास, राजास का मतलब क्या, क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब कौन, राजपूत, अभी के हिसाब से राजपूत। तो ऐसे बारे में डिस्क्राइब किया गया। दिस राजास वे नॉट लाइक द वंस यू विल लर्निंग अबाउट लेटर। बाद वाला राजा नहीं, बाद वाला राजा तो अलग ही हो गया, बाद में है जो जीता वो सिकंदर, अभी बाय जन्म से सिकंदर, ये दूसरा है। द डिडंट हैव अ कैपिटल सिटीज़, उस समय कोई कैपिटल सिटीज़ का बात नहीं था, उस समय पैलेस और आर्मी का बात नहीं था, ना ही ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर भी ये लोग राजा थे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय टाइप के थे। यदि वो बोला है ना कि स्किलफुल वॉरियर, ब्रेव वॉरियर, जिसको सेलेक्ट करके भेजा जाता था, ऐसे जो लोग थे हट्टे कट्टे, वही सब राजा बनेंगे बाद में जाके, और यहीं से एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, उसी को बोलेंगे क्षत्रिय क्लास, और वही बाद में जाके बाबू बन जाएगा अभी के हिसाब से राजपूत। देखते हो राजपूत कैसा होता है, लंबा तगड़ा खतरनाक, एक बार बोलेगा आदमी चुप हो जाएगा, और काफ़ी इन्फ्लुएंस सोसाइटी में, है कि नहीं है? देखे हो राजपूत लोग को तुम लोग? हाँ ऐसा होता है, पर्सनैलिटी अभी भी पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। अब देखो जनरली आमतौर पे ऐसा नहीं कि राजा था तो उसका बेटा भी राजा से ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट बाद में देखो सब गड़बड़ हुआ है। 2 words were used to describe the people or the community as a whole। 2 शब्द था जो डिस्क्राइब करता था। वन वॉज द वर्ड जाना। जना अभी भी शब्द यूज होता है, जन 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 हित के लिए काम करना चाहिए, बोलते हैं ना मोदी जी, जन, हमें जन कल्याण करना चाहिए। तो ये जन जो शब्द है, यहीं से जनपदा का उदय होगा, यहीं से महाजनपदा का उदय होगा। तो जन जो शब्द है उस समय प्रिवलेंट था, वो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में भी जन। और दूसरा जो शब्द था, यानी कि जन एक शब्द बहुत फेमस, और दूसरा जो शब्द था वो बीस था। अब बीस का मतलब होता है वर्ड वैश्य, बीस से ही वैश्य आया, यानी कि बिजनेस क्लास। इसके बारे में तुम पढ़ोगे आने वाले समय में। सेवरल बीस और जन आर मेंशन बाय नेम, और अलग अलग नाम से ये लोग को जाने जाते थे। जैसे किसी को पुरु जना कहा जाता था या पुरु विष कहा जाता था, किसी को यादू जना कहा जाता था, यादू विष कहा जाता था, इस तरह। या फिर किसी को भारता जना कहा जाता था या भारत विष कहा जाता था, इस तरह का नाम, ठीक है। तो डू एनी ऑफ द नेम्स साउंड सिमिलर? क्या तुमको लग रहा है जो भी नाम अभी पढ़े हैं क्या सिमिलर लग रहा है? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस। जो इस तरह का जो हिम्स क्रिएट करके जो ऋग्वेद में कंटेंट है उसका, है ना, हिम्स में देखे ना बहुत सारा ऋग्वेद में है। तो ये जो लोग हैं जो हिम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये लोग आर्यंस, समझे, ऋग्वेद के हिसाब से। एंड कॉल देयर ओपोनेंट, और जो इसके जो अपोनेंट्स थे, यही सवाल था मेरा, उसी को हम दासास कहते थे और दास्यूस कहते थे। अब देखो दासास और दास्यूस एक ही बात है। ये लोग कौन थे? तो आर्यंस बिल्कुल ये लोग को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये जो आर्यंस का, आर्यंस मतलब जो लोग हैं ट्राइबल लोग, ये लोग का ना कैटल वगैरह छुपा देता था, ये लूट लेता था, इसलिए ये लोग को दासूस कहा जाता था। बाद में ये शब्द दासास के लिए भी पड़ा है आने वाले समय में, बट शुरुआत का जो दासूस है वो शब्द को किस चीज़ के लिए है? आर्यंस के एंटी वाले लोग के लिए है। दिस वेर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म। अब देखो ये पीपल जो है दासास और दास्यूस है, ये
ऑडियंस के हिसाब से नहीं चल रहे, अपने हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं और ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलेगा तो वहीं पे थोड़ा जानते हो ना, अब यहाँ पता चला सब लोग ठेठी बोल रहा है, बीच में आकर कोई मराठी घुसा दे तो दिक्कत है। तो ऐसे ही हो रहा है कुछ यहाँ पे भी। लेटर द टर्म, देखो दासा वही बोल रहा है कि बाद में दासा जो शब्द है या फेमिन दासी लड़के, वो बाद में स्लेव के रूप में आ गया। तो स्टार्ट हुआ था कुछ और बच्चे लोग, वो शब्द का ईजाद कुछ और था, और बाद में पहुँचते पहुँचते स्लेव तक बात पहुँच गया। यानी कि कहने का मतलब है इन लोगों को स्लेव बना दिया गया जो जिससे खुश नहीं था लोग, समझ रहे हो। स्लेव्स, अब देखो कितना गंदा बात है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन द वार। जब वार में तुम जीत गया, एक लैंड को जीत गए, तो आदमी को भी कैप्चर करके लाया जाएगा, वो सब आदमी क्या बन जाएगा, स्लेव बन जाएगा। वही लोग दासा हो गए। अब ये लोग के साथ जो भी करना है करो, पीजेंट्स बना दो ये लोग को, फार्मर बना दो ये लोग को, और पूरा बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाओ बैठ के। अब इसी के लिए ना लड़ाई हुआ था, स्लेवरी पे लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ है, पूरा वर्ल्ड में लड़ाई हुआ है। हाँ देखो अब्राहम लिंकन इसी के ऊपर लड़ाई किए थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी, बताओ ओनर का प्रॉपर्टी है, जो मन है करो। हु कुड मेक देम टू वट एवर वर्क दे वांट, जो भी मन है बाबू बोले जाओ खाना लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। कब इन लोगों का जान फ्री होगा, तो ये भी एक सवाल होना चाहिए। क्या जिंदगी भर जनरेशन टू जनरेशन रहेगा क्या? तो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत दासास नहीं रहेगा, दासी नहीं रहेगी। कब? यदि जो मास्टर है उसका, जो मालिक है उसका, उसने जान बचा दिया, ऐसा कोई सिचुएशन में जब जान बचा दिया तब छोड़ दिया जाता था उसको। ये एक था प्रोटोकॉल, एक ही प्रोटोकॉल है, बताओ। और वो भी डिपेंड करता था मालिक के ऊपर। मालिक बोला जान थोड़ी बचा रहा था, हम तो सुसाइड कर रहे थे, और बड़ा दशा बनाएंगे तुमको, क्या भरोसा। आदमी अपने सहूलियत से लॉ को भी इंटरप्रेट करता है, यू नो डैट। बट एक ही क्राइटेरिया था, बात समझो। While the Rig was being composed in the northwest of the subcontinent, जानते हो there are other development elsewhere। तो बोल रहा है चलो ऋग्वेद तो चलो हम जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किया गया है, यानी कि जहाँ पे इस तरह का तुमको इंडस का ट्रिब्यूटरी मिल रहा है, करेक्ट। अभी देखिए रवि और व्यास और सतलज के साथ जो बातचीत हुआ था, किनका बातचीत हुआ था, वासुमित्र का जो बात हुई, मगर बोल रहा था इसका मतलब ये नहीं कि सभ्यता वहीं बसा हुआ, और भी जगह पे बहुत कुछ हो रहा है, तो जानते हैं उसके बारे में थोड़ा। तो साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब देखो मैंने कल भी तुम लोग को बताया है कि ऐसा नहीं कि बाबू सभ्यता एक ही सभ्यता होता है, पैरेलल बहुत सभ्यता चल रहा होता है। याद करो तुम लोग, जो पहला चैप्टर में तुम लोग को बताया गया था पैलेओलिथिक एज, उसका 3 भाग, 99% हिस्ट्री वहीं चला गया, करेक्ट। मेसोलिथिक एज, उसके बाद आया न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं। क्यों? एग्रीकल्चर आ गया। मेसोलिथिक ट्रांजिशन वाला पीरियड है जहाँ पे वो एंड एरो आया, जहाँ पे और भी डेवलपमेंट हुआ है, और सब स्टोन एज है, क्योंकि स्टोन एज अ टूल यूज़ हो रहा है। बट हर युग में स्टोन का जो टूल्स है वो बेटर होते चला जा रहा है। समझ गए? पैलेओलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज। ये जो मेगालिथिक एज है दिख रहा है तुमको, जो लिथिक है, स्टोन एज ही है, ये वाला एज मैच कर गया वैदिक एज से। तो वहाँ पे जो लोग होगा तो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए होगा आपको, क्योंकि वो भी पैरेलल चल रहा है। अब मेगालिथिक एज कहाँ पे? मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन, यानी कि बड़ा स्टोन वाला एज। क्या होता है बड़ा स्टोन वाला एज? जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन पाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिस होगा, जब आदमी मरेगा तो उसके लाश को जब गाड़ा जाएगा तो उसके आसपास बड़े बड़े बोल्डर्स रखे जाएंगे। बोल्डर मतलब बड़ा बड़ा पत्थर रखा जाएगा। तो ऐसे वाले युग जहाँ पे इस तरह का प्रैक्टिस हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेगालिथिक कल्चर। और ये कहाँ पे होगा? ये उस जगह पे होगा जो कोस्टल एरियाज है, क्योंकि कोस्टल एरिया में बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत का यदि कोस्टल एरिया देखोगे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, वहाँ पे ये मेगालिथिक सभ्यता बहुत ज़्यादा रहेगा। तो देखो दिस स्टोन, देखो लिखा तो है दिस स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। इसी को स्टोन बोल्डर्स मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है। इसी को हम बोलते थे मेगालिथ बोलते थे, लिटरली बिग स्टोन है इसका मतलब। और उसको बढ़िया से अरेंज करते थे लोग से पीपल, और स्पेशली देखो बरियल साइट्स पे किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन। अब कहाँ से शुरू हुआ कि इस तरह का मेगालिथ, यानी कि बड़ा बड़ा पत्थर रखना है ग्रेवयार्ड के सामने, ये 3000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। तो 3000 ईयर्स अगो शुरू होगा तो वैदिक एज से मैच करेगा वो, क्योंकि 2000 इधर 1000 पीछे करोगे तो वेद चल रहा है वैदिक एज, समझ गए ना।
और देखो देखो लिखा है डेक्कन लिखा है ना, देखो साउथ इंडिया लिखा है ना, वही कोस्टल एरियाज में, और नॉर्थ ईस्ट में भी था और कश्मीर में भी था। तो नॉर्थ ईस्ट कश्मीर सब वो है छोटे फ्रैक्शन में, ज़्यादातर ये साउथ इंडिया में था ये। और देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो पिक्चर कितना बढ़िया दिखाया है, ग्रेवयार्ड है, अगल बगल देखो तुम लोग सराउंडिंग में देखो बड़ा बड़ा पत्थर है कि नहीं है। तो सब इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट जो दिया गया है तुमको, वाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कहीं तो सरफेस में तुमको दिखेगा और अदर कहीं तो तुम्हारा अंडरग्राउंड भी दिखेगा। देखो ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही दिखेगा इस तरह का। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल, कई बार तो सर्कल भी पाया गया। देखो जैसे एग्जांपल दिया गया, ये पूरा सर्कल वाला है, जहाँ पे स्टोन बॉल्डर से एक सर्कल बनाया जा रहा है, और सिंगल लार्ज स्टोन या फिर एक सिंगल लार्ज स्टोन को भी यूज़ किया जा रहा है। दिस आर ओनली इंडिकेशन दैट दिस बरियल्स आर देयर आर बरियल्स बिन, और जो स्टोन इतना बड़ा रखा जा रहा है या फिर सर्कल में रखा जा रहा है, ये इंडिकेशन देने के लिए कि नीचे किसी का शव पड़ा हुआ है, यहाँ पे बरियल प्रैक्टिस चलता था, ये संकेत दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया टॉप पे, दिस टाइप ऑफ मेगालिथिक इज नोन एज सिस्ट, इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको सिस्ट कहा जाता है। सम सिस्ट लाइक द वन जो दिखाया गया उसमें देखो पोर्ट होल्स हैं विच कुड बी यूज्ड एज ए एंट्रेंस, तो वहाँ पे जो पोर्ट होल्स है, जो गैप दिख रहा होगा, वहाँ से आदमी अंदर जाते थे और कब्र में दफनाया जाता, फिर वहाँ से लोग आते थे, इस तरह का व्यवस्था। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, जो मेगालिथिक में देखो, अब हम लोग वैदिक एज से मेगालिथिक के बारे में पढ़ रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वैदिक टाइम के हिसाब से और भी युग चल रहा है। तो जितने भी बरियल्स है इसमें बहुत कॉमन फीचर्स भी था। क्या कॉमन फीचर था? द डेड वर बरीड विथ डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स, यानी कि पोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे धान वगैरह रखा जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ये लोग का अवशेष भी रख के तब गड़ा था, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस हो सकता है। देखो गाड़ने का बहुत प्रैक्टिस होता है, गाड़ने मतलब जो आदमी मर जाए ना तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ने का बहुत प्रक्रिया हो सकता है। एक प्रक्रिया क्या हो सकता है कि आदमी मर गया, डेड बॉडी डाल दो। एक प्रक्रिया क्या हो सकता है कि आदमी को पहले जला दो, जो राख बनेगा उस राख को पोट में डाल दो और फिर प्रैक्टिस कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसे लोग करते थे उस समय। और अभी यदि सनातन धर्म का बात करोगे तुम लोग, तो सनातन धर्म में क्या लिखा गया है कि जो अवशेष बचेगा वो आप गंगा में बहा दीजिए। इसलिए हम गंगा जाते हैं, इसलिए गया जाते हैं, वहाँ पे हम पिंडदान करते हैं, है ना? पिंडदान होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, हमारा आस्था है। तो ऑल दिस बरियल्स हैव कॉमन फीचर्स, जनरली द डेड वेर बरीड, समझ गए, बर्ड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स के साथ करता। अब ये जो पोर्ट्स होता था ये ब्लैक एंड रेड वेयर होता था। ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब है ये पोर्ट है। अब ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब क्या है? देखो गौर करना तुम लोग, जब भट्टी में जब पोर्ट्स बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेड कलर आ जाता है ना? तो ऊपर से तुमको रेड कलर दिखेगा, अंदर से ब्लैक कलर होगा, अंदर ब्लैक रहेगा, और बाहर भट्टी में जलाने की वजह से वो रेड हो गया, इसलिए रेड एंड ब्लैक वेयर बोला था। वेयर का मतलब तुम्हारा क्या है? वेयर का मतलब पोर्ट है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स भी पाया गया, वेपन्स भी पाया गया आयरन का, और समटाइम्स स्केलेटन पाया गया, हॉर्सेस का, हॉर्स इक्विपमेंट का, ऑर्नामेंट्स भी पाया गया स्टोन और गोल्ड का। तो बात समझ लो, लाइफ आफ्टर डेथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है तुम लोग को, आयरन का। देखो यहाँ पे बात होना चाहिए, बड़ा डिबेट होना चाहिए, आयरन कैसे पाया गया? देखो तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूँ कि आयरन का जो डिस्कवरी हुआ है वो साउथ इंडिया में फर्स्ट हुआ था। साउथ इंडिया वाले लोग यहाँ से आया है नॉर्थ में, और नॉर्थ ने ज़्यादा यूज़ किया है। मेगालिथिक एज में आयरन सब पता चलना शुरू हो गया था, और यही बाद में वैदिक एज खत्म होगा तो वहीं पे महाजनपदास वाला युग आएगा। तो नॉर्थ इंडिया, हालांकि साउथ इंडिया में पाया गया, बट नॉर्थ इंडिया ने ज़्यादा यूज़ किया आयरन का, क्योंकि हर जगह आयरन था। अब देखो ना आयरन कहाँ नहीं है, झारखंड पूरा घर है, तो क्या क्या बहुत कुछ पाया जा रहा है, समझ रहे हो ना? तो वॉज आयरन यूज्ड? सवाल है तुमसे, क्या हड़प्पन सिटीज़ में आयरन यूज़ हुआ था? बताओ तुम लोग तेजी से। बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। यदि यूज़ होता तो हम उसी को आयरन एज बोल देते हैं। आयरन एज तो बात का चीज़ है। उसमें क्या यूज़ हुआ था शिवानी, जल्दी बोलो, कौन सा टूल यूज़ हुआ था, कौन सा मेटल यूज़ हुआ था? बताओ। ब्रॉन्ज यूज़ हुआ था, बट ब्रॉन्ज कम मात्रा में यूज़ हुआ था, कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, क्योंकि ब्रॉन्ज एक एलॉय है, बनाया जाता है। इसमें बताया गया, देखिए कि आयरन इक्विपमेंट जो पाया गया मेगालिथिक बरियल से, लिखा वहाँ पे दिखाया गया, फोटो देख लो वहाँ। लैपटॉप में ऊपर देखो हॉर्स का इक्विपमेंट पाया गया है, लेफ्ट बिलो नीचे देखोगे एक्सेस मिला है तुम्हारा, और बिलो देखो डैगर। ये सब क्या है? डैगर मतलब चाकू टाइप का,
ये सब उस समय काटने के लिए होगा, मीट वगैरह, फ्लैश वगैरह। तो फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, तो सोशल डिफरेंसेस क्या है, लोग किस तरह का पहनते थे, क्या था नहीं था, लोग कितने रईस थे, कितने गरीब थे, ये सभी चीज़। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। तो जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा कॉमन सेंस है। स्केलेटन के साथ जो भी चीज़ पाया गया उसके साथ है, पक्का उसी आदमी का होगा। अभी भी देखो ना, हर समय कहता हूँ ये बात कि जब भी महिलाओं को जलाया जाता है या पुरुष को जलाया, जब मर जाते हैं तो उसका जो प्रिय चीज़ है वो दे दिया जाता है, करेक्ट, अभी भी होता है ये चीज़। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड, कभी कभी एक ग्रेवयार्ड में बहुत, एक ग्रेवयार्ड में ज़्यादा पाया जाता था, एक ग्रेवयार्ड में कम पाया जाता था। अब एक ग्रेवयार्ड में ज़्यादा पाने का मतलब क्या है, वो आदमी अमीर होगा। अब एक ग्रेवयार्ड खोदा तो पता चला वहाँ पे तुमको गोल्ड और कपड़ सब मिला, और एक में खोदा तो कोई बात नहीं, उसका पर्सनल सामान ही मिला है, तो क्या बता रहा है तुमको, वो आदमी अमीर होगा। जैसे ब्रह्मागिरी का मैप 2 में दिखाया गया है, एक स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स। बताओ, जो माला है ना, 33 को माला पहनी हुई थी, 2 स्टोन बीड्स था, 4 कपर बैंगल्स था, ठीक है, और 1 कॉन्च सेल था कौड़ी से। इसका मतलब क्या है, रईस है वो आदमी जो मरा था। अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, और कई जगह पे तो दूसरे स्केलेटन में केवल फ्यू पॉट्स ही था, यानी कि वो अवशेष में कुछ कम ही पॉट्स था। वही पॉट्स मतलब वही जो रखने वाला सामान है, इसका मतलब वो उतना रईस नहीं होगा। तो ये सजेस्ट करता है हमें, ये बताता है कि देयर वॉज सम डिफरेंस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वेर बरीड, यानी कि जो आदमी को दफनाया जा रहा है उसका अलग है, कोई रईस है, कोई गरीब है, कोई रिच है, कोई गरीब है, कोई इंपॉर्टेंट है। चीफ मतलब क्या हो सकता है, वो लीडर हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, पिरामिड में कौन किसको बड़ी किया था, सब राजा लोग, राजा का रिलेटिव लोग, कॉमन आदमी के लिए थोड़ी इतना बड़ा पिरामिड बन जाएगा, नहीं, समझ गए ना। ये भी एक सोशल डिफरेंसेस है उस समय का इजिप्शियन सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए। तो वॉज सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या इस तरह का कुछ बरियल स्पॉट जो पाया गया है, क्या वो सर्टेन फैमिली मेंबर्स के लिए ही पाया गया होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। समटाइम्स मेगालिथिक कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, कई बार तो ये देखा गया है कि जो बरियल प्रैक्टिस है, मेगालिथ मतलब जहाँ पे स्टोन रखा गया है, वहाँ जब खुदाई कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा हड्डी मिल रहा है। तो ये क्या संकेत है, पीपल परहैप्स बिलोंग सेम, हो सकता है सेम फैमिली का। एक मान लो कि कोई फादर मर गया, तो जो बच्चा मरेगा तो बच्चा का यही इच्छा होगा कि हमारे फादर को जहाँ पे गाड़ा गया था वहाँ पे हमको भी गाड़ना, तो ये सेम फैमिली मेम्बर का होगा, ये रिलेटिव होगा, ठीक है। वेयर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम, हर समय जो ही नहीं है, बट कुछ जगह पे कुछ समय पे ऐसा हुआ है। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, देखो वही पोर्ट होल्स था ना, बीच में एंट्रेंस जाके हम अंदर गए, फिर प्रवेश किए, ग्रेवयार्ड को कर दिए, यानी कि आपका एंट्रेंस होना चाहिए पोर्ट होल्स। पोर्ट मतलब जो एंट्रेंस दिलाया गया, ग्रेवयार्ड में आप जा सकते हो, फिर से आप जा रहे हो, जब उसका बच्चा मरा तो वहाँ पे उसको गाड़ दिया गया फिर से। और जो नहीं कि हर जगह जो जितने भी मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिस है सब जगह ऐसा ही है, जरूरी नहीं है, बट कई जगह पे ऐसा हुआ है। स्टोन सर्कल्स बॉर्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली, और इसलिए था ताकि आप आराम से बरियल साइट को फाइंड कर सको। अब हम चिन्ह मार्क देते हैं ना, वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी करते हैं चिन्ह देते हैं, जैसे इस रास्ते से पास हुए तो हम देखते हैं ना कि कौन सा लैंडमार्क जगह है, अच्छा ये है बीबी स्कूल है, ओके इधर से लौटेंगे तो बीबी स्कूल से लौटेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, चिन्ह के रूप में वो बरियल साइट को घेरा जा रहा है, वहाँ पे साइन पोस्ट दिया जा रहा है, सो डैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस, जब भी जरूरत पड़े वहाँ पे आके, अब जरूरत कुछ भी हो सकता है, यदि कोई मर जाए तभी भी, या हमको उसको याद करना है तभी भी हम आ सकते हैं याद करने के लिए, या पुण्यतिथि है उस समय भी आएंगे हम। अब देखो इमाम गांव, इनाम गांव, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का जगह है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी एक ये जगह है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देखो बोला मैप 2 में फाइंड आउट करिए, पेज नंबर जो पहले बताया गया है देख लेना तुम लोग। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, वही भीमा रिवर के बारे में तुम लोग को जानकारी दी है ना, उसी का एक ट्रिब्यूटरी है घोड़, उसी पे ये बसा हुआ है इनाम गांव। अब देखो ये जगह पे लोग सब बसे हुए थे 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। अब 3600 का मतलब क्या है बच्चे लोग, पीछे जाओ, 1600 और 1600 को 1500 से वैदिक एज शुरू हुआ, इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन अंतिम दौर पे जब खत्म हो गया और वैदिक एज जब चलने वाला है वो बीच का पीरियड है, समझ रहे हो। यानी कि कहने का मतलब ये अपने अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन फीचर भी रखेगा और आने वाले वैदिक एज वाला भी फीचर रखेगा। हेयर एडल्ट्स वेर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, जो एडल्ट्स होते थे, ठीक है, जो बड़े लोग होते थे उसको ग्राउंड के अंदर दफनाया जाता था स्ट्रेट में, विद द हेड टूअर्ड। बताओ यहीं पे बात हुआ, ये बताए थे ना तुम लोग को,
जो हेड है, सर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में। समटाइम्स बरियल्स विद इन द हाउसेस, कई बार तो हाउसेस के नीचे ही, देखो ऐसा पहले भी होता था, घर के नीचे ही लाश को वो कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेसल्स डैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वे प्लेस, सही बात है, जो वेसल्स जो यूटेंसिल्स है उसमें फूड और वाटर वहाँ पर रख दिए डेड के साथ कि बाद में खाएगा लोग। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 legged clay jar in the courtyard of a 5 roomed हाउस। कहीं देखो एक मैन को पाया गया कि इनको ऊपर जो 5 रूम वाला रूम था और उसके नीचे पाया गया, उसे कोर्टयार्ड में पाया गया है। तो ऐसा नहीं कि लोग सब डरते थे, कई लोग ऑस्पिशियस मानते थे कि हम यदि कोर्टयार्ड में ही रहेंगे, और ऐसा होता था उस समय भी, अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है कि घर यहाँ पे है और वहाँ पे हम गाड़ दिए हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site, in the center of the settlement. This house also a granary, बताओ यहाँ पे ग्रेनरी भी है, ये मतलब जहाँ पे धान वगैरह तुम रख सकते हो। द बॉय वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग, अब बताओ बच्चे जो मरा है उसको क्रॉस लेग ऐसे करके दफनाया गया है। कई जगह पे बताए थे तुम लोग को, पैर तोड़ के, ताकि भूतबा फिर से जाग के ना आ जाए। तो ये दैमाबाद का कहानी है, ये इनाम गांव का है। इनाम गांव में क्या किया गया, जहाँ पे आदमी रहते हैं वहाँ उसके नीचे गाड़ा गया, और जो सर का डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ। ये सब चीज़ याद करना पड़ेगा तुमको। तो सर का हेड का नॉर्थ। अभी जो सिमरिया घाट या कोई भी घाट पे जो जलाया आता है, हाँ, तो उसका सर का क्या होता है डायरेक्शन, हाँ, तो ठीक है, तो उस समय का बता रहा हूँ, उस समय सर का हेड नॉर्थ था। नहीं कि सेम ही चीज़ लेके चले, उस समय दूसरा भी तो हो सकता है। हाँ, करेक्ट उस तरफ रहता है, नॉर्थ ही होगा सर शायद, आई एम नॉट श्योर राइट, बट मेरे हिसाब से नॉर्थ ही रहेगा। अभी भी कहा जाता है कि घर में ना वास्तुशास्त्र के हिसाब से सोना चाहिए, करेक्ट, हाँ, खुद ठीक है। देखो यहाँ पे तो स्केलेटन क्या बताता है, जब इसको स्टडी करते हैं तो क्या हमें जानकारी मिलता है। बोर हो गया तुम लोग, पढ़ो फिर भी। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखो बच्चा लोग को आसान है, बच्चा लोग का हड्डी पढ़ना या फिर उसका देखना। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। अब बच्चा लोग का हड्डी चाहे लड़का हो लड़की हो सेम ही होता है। जब एडल्ट लोग होता है तब बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, करेक्ट। कैन यू मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज डेट ऑफ मैन और अ वुमन, क्या तुम कर सकते हो क्या? तो बाद में एडल्ट होगा तभी डिफरेंस आ सकता है, बचपन में नहीं। अब बताओ शिशु है 1 साल का 2 साल का है तो सेम, दोनों का सेम रहेगा बॉडी बोन वगैरह, क्योंकि प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल, देखो सही बात है, कैसे पता करोगे? उसके साथ जो भी चीज़ रखा रहेगा उस हिसाब से पता चल जाएगा जेंडर भी। फॉर इंस्टेंस इफ स्केलेटन इज फाउंड विद द ज्वेलरी के साथ पाया गया तो हम दिमाग में जाएगा महिला थी। और कई बार होता है कि दूसरी चीज़ के लिए हो, मगर बड़ी बात है कि उस समय पुरुष भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। हाँ, जानते हो हड़प्पा टाइम में तो मैन भी पहनता था, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको। तो बेटर वे क्या है? अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि है ना 3D पेंटिंग वगैरह, बोन स्ट्रक्चर देख के। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बेयरिंग। बहुत अच्छा बात है कि जब महिला के पास तो स्पेशल पावर है गर्भवती होने का, बच्चा क्रिएट करने का, तो इसलिए जो हिप का पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मेल। वहाँ से हम पता कर लेते थे, सो सिंपल। तो दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन द मॉडर्न। इसका अभी के हिसाब से होता है, उस समय तो नहीं कर पाते, अभी के हिसाब से ही हम कर पाएंगे कि लड़का है कि लड़की है। 2000 ईयर्स अगो का बात करेंगे, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन जिसका नाम चरका है, जानते हो, जिन्होंने किताब भी लिखा था, चरका संहिता, करेक्ट। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी, देखो वहाँ पे इन्होंने 360 बोन्स के बारे में बताया था। और अभी कितना है रियल में, कितना है हड्डी? 206। दिस इज अ मच लार्जर दैन द 200 बोन्स। अभी जो बताया जाता है 200 बोन, उससे कई ज़्यादा है तुम्हारा। रिकोगनाइज इन द मॉडर्न, अभी मॉडर्न एनाटॉमी में कितना 200 के आसपास किया आता है, 200 भाई 8-6 का आता है। उस समय 360 बोन्स रिकोगनाइज किया गया था। तो चरका अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ। ऐसा हुआ कि कोई टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज, जो कार्टिलेज समझते हो ना, जो सॉफ्ट बोन होता है ना, जो 2 बोन को ज्वाइन करता है। शायद हो सकता है कि चरका संहिता में
ये सब चीज़ को भी काउंट किया, टीथ को भी एज अ बोन के रूप में देख रहा होगा, इसलिए ये 300 प्लस हुआ होगा। समझ गए ना? अब देखो उस समय फेमस है चारका संहिता, अभी के लिए भी एक प्रेरणा है। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, इनाम गांव में लोग काम क्या करते थे? तो याद करो इनाम गांव है ना, हम लोग मेगालिथिक के रूप में कर रहे हैं। और इसका पहले तो तुमको बैकग्राउंड समझना होगा कि इनाम गांव हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, इधर चल रहा है, वो भी कैरी हो रहा है, अब जाके वैदिक एज में भी मिलने वाला है। तो पक्का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वगैरह, सिटी वगैरह ये आसपास होगा यही सब चीज़। तो आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पे वीट का सीड मिला है, बार्ली मिला है, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था वहाँ पे सिंपल। बोन्स भी मिला है नंबर ऑफ एनिमल्स का, मैनी बेरिंग कट मार्क्स, बहुत सारे कट मार्क्स भी है। इसका मतलब क्या है कि मारा गया होगा उसको फूड के रूप में, ठीक है, जिसमें देखो कैटल है, बुफेलो है, गोट है, सीप है, डॉग है, हॉर्स है, ऐसे पीस है, समार है, बहुत सारे टाइप के हैं, एंटेलोप है, हेयर है, मैंगूस है, ऐसे भी पाए गए, फिश है, क्रैप है, टर्टल, क्रोकोडाइल, मैनी। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, बेर अभी खाते हैं लोग, अमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरबेरीज वर कलेक्टेड, यानी कि लोग अवगत थे सब चीज़। लोग बैर खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, बताओ जामुन कितना मज़ा आता है खाने में, जामुन कितना डिफरेंट है बताओ, जामुन तो बहुत डिफरेंट चीज़ है जामुन, है ना? ये जो जिसका कलर बैगनी है तो हाँ, सबका कलर अलग अलग, जामुन सच में ही बहुत अलग है, खाने का मन करता है। देखो एल्सवेयर देखो, अब चाइना का देखते हैं कि चाइना का परिस्थिति क्या था, ख़त्म कर दिए हैं। देखो चाइना का स्थिति देखते हैं, देखो चाइना का भी हिस्ट्री बहुत रिच रहा है। तो चाइना एटलास में देखो, जानते हो तुम लोग, तो चाइना भी देखो, यदि हम 3500 साल पहले का यात्रा करें तो वहाँ पे भी, चाइना में भी एविडेंस मिलता है कि वहाँ पे भी राइटिंग था, लोग लिखते थे। द राइटिंग्स वेर ऑन द एनिमल बोन्स के ऊपर लिखते थे, बताओ ये लोग तो और आगे निकला। इसको बोलते ओरेकल बोन्स कहते थे, जहाँ पे राइटिंग्स रहता था, बिकॉज देर वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। आप बताओ ये लोग इतना खतरनाक था कि जो बोन पे लिखा आता था ना, ये लिखते थे फ्यूचर में क्या होने वाला है। माया सभ्यता जानता है ना तुम लोग, तो तुम बताया था ना, कोई बताया था, बहुत अच्छा बताया था। किंग्स गॉड स्क्राइब्स, किंग गॉड स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स, वहाँ पे स्क्राइब यानी कि लोग को हायर करता था, लिखता था बोन्स के ऊपर, कहाँ बैटल जीता, कितना बैटल जीता, पुट द हार्वेस्ट भी, जो अब हार्वेस्ट होने वाला प्रोडक्शन वो सही होगा ख़राब होगा, क्या हमारा बच्चा होगा नहीं होगा, इस तरह का बात सब फ्यूचर फोरकास्टिंग। द बोन्स वेर देन पुट इनटू द फायर, अब वो बोन को फायर में लगाया जाएगा, एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट से वो बोन क्रैक हो जाता था। और वहाँ पे जिस हिसाब से क्रैक होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से फ्यूचर तुम्हारा सही होने वाला है या गलत होने वाला है। अभी भी होता है ये चीज़, मतलब ऐसा ही नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हिंदू सभ्यता में है, ये अभी भी है, हम सुने हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो कुछ कटोरा वाला जो चीज़ होता है ना, इसके ऊपर रखा जाता है, जो आदमी नेक्स्ट जन्म लेगा तो वही छाप होगा। हाँ हाँ, ऐसे कुछ था। किसी का छाप नहीं आया है तो वो बैकुंठ पधार चुके हैं, है ना, मतलब मुक्ति मिल गया उनको। ये तो है ना, एक थॉट तो है, बिल्कुल ऐसा ही थॉट है कुछ। देखो तो देन फॉर्चून टेलर जो आएंगे, स्टडी करेंगे क्रैक के बारे में, कैसा क्रैक हुआ, और उसके हिसाब से फ्यूचर डिसाइड किया जाए, प्रिडिक्ट किया जाएगा। एज यू मे एक्सपेक्ट द समटाइम्स मेड, हाँ कभी कोई मिस्टेक करता होगा, जो जाहिर सी बात है, मिस्टेक तो होता ही होगा। दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, और जो किंग्स लोग बैठते थे वो सिटीज़ में रहते थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेल्थ, बहुत वेल्थ होता था। एलाबोरेट डेकोरेट ब्रॉन्ज वेसल्स होते थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, बट आयरन का यूज़ नहीं जानते थे लोग। तो इसका मतलब लड़ाई झगड़ा उस लेवल पर नहीं हुआ होगा वहाँ पे उस समय, बाद में तो होगा ही। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजास ऑफ ऋग्वेद एंड दिस किंग्स, अंतर तो है, जो राजा ऋग्वेद के होंगे उसका जो तौर तरीका होगा बहुत डिफरेंट होगा। वो कहाँ ये बोन के ऊपर लिख रहे हैं अपना फ्यूचर सब, उसका अलग है। वहाँ पे ऑफरिंग्स हो रहा है, वहाँ पे जो यजनास हो रहा है, तो यजनास हो रहा था भगवान को खुश करने के लिए, यहाँ पे जो यजनास हो रहा है वो तुम्हारा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हो रहा था। ये भी तो डिफरेंस है। और उस समय के जो राजास थे उसके पास तो वेल्थ वेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो राजा दूसरा वाला राजा है। बट ये जो राजा है ये तो सिटी में रहने वाला लोग है, यहाँ पे सिटी का कोई बातें नहीं है। वैदिक एज में सिटी तो फिर महाजनपदास में आएगा, समझ गए ना। तो कुछ कुछ सवाल है कि जाओ फिर इनाम गांव जाओ, देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, ये कुछ सवाल है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, तुम लोग देख लोगे बढ़िया से। इसमें इनाम गांव का सेटलमेंट दिया गया है। स्लेब्स वेर यूज्ड फॉर, किस लिए स्लेब यूज़ किया जाता था, लो वही जो भी काम होगा।
मेगालिथिक आर फाउंड इन, जानते हो, डेक्कन में, थोड़ा कश्मीर में, थोड़ा इधर उधर नॉर्थ ईस्ट में भी। ठीक है, पोर्ट होल्स क्यों यूज़ करते थे? ताकि हम फिर से एंट्री करके वहाँ पे, है ना, नए ग्रेवयार्ड बना सकें या फिर विजिट कर सकें। पीपल इनाम गाँव के क्या खाते थे तो वो बताए हैं, व्हीट वगैरह, बार्ली वगैरह, फिश वगैरह, एंटेलोप, बहुत सारा दुनिया भर का चीज़। ठीक है ना, तो देख लोगे, दैट्स इट।